नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की हमने 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और ये जो है ना ये 3rd क्लास है। तो दोस्तों 3rd क्लास से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी का, तो उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और हार करके वापस रिटर्न चला जाता है, लेकिन वो घूम घाम के फिर से दोबारा से भारत आ जाता है। भारत आ जाता हो 1192 ईस्वी में राजा जयचंद से मिलकर के 1192 ईस्वी का ये युद्ध जीता। पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया। तो दोस्तों इस युद्ध में हराने के बाद में जब पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसके बाद में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में आगे की कहानी हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग आगे पढ़ने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तराइन का द्वितीय युद्ध, अब उसके बाद में होता क्या है कि 1192 का हारने के बाद में 1194 ईस्वी में, कब 1194 ईस्वी में जयचंद ने क्या हुआ था, जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ में मिल करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कुछ किताबों में, कुछ पुस्तकों में बताया जाता है। यहाँ पर जयचंद ने गद्दारी कर दी थी और गद्दारी करने पर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था। और यहाँ पर कुछ प्रमाण ऐसा भी मिलता है, जब वो हार जाते हैं उसके बाद में इनने गद्दारी करी, तो फिर मोहम्मद गौरी सोचता है जब ये अपने देश के लोगों के साथ में ही गद्दारी कर सकता है तो हमारे साथ में आगे चल करके गद्दारी क्यों नहीं कर सकता है। तो फिर मोहम्मद गौरी ने 1194 का एक युद्ध लड़ा था जिसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को लड़ा गया था। और चंदावर का जो युद्ध होता है वो किस किस के मध्य होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1194 ईस्वी का जो युद्ध होता है वो होता है किस किस के बाद? मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के मध्य में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जयचंद हार जाता है, यानी ये जयचंद जो है ना इस युद्ध में हार नहीं बल्कि मारे जाते हैं। 1194 ईस्वी का जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में जयचंद को क्या होती है? हार मिलती है, यानी कि हार ही जाते हैं। और युद्ध में ऐसा सुनने को मिलता है कि मारे गए थे इस युद्ध में। और उसके बाद में जब ये हार जाते हैं तो 1195 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ग्वालियर पर भी अटैक करता है। मोहम्मद गौरी ग्वालियर पर भी आक्रमण करता है। कहां पर? तो ग्वालियर पर भी आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद गौरी। कब? 1195-96 ईस्वी में, ठीक है ना। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक अगर समझ में आया है सभी लोगों को तो मुझे बता दो। चलिए यहां तक सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी का एक सेनापति हुआ करता था। कौन? एक सेनापति हुआ करता था। किसका? मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी उस सेनापति का नाम था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये बख्तियार खिलजी जो है ना ये बिहार जाता है। वो बिहार कब जाता है? बिहार जाता है ये 1202 या 1203 ईस्वी में यह बिहार में जाता है। कौन जाता है बिहार में दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी जाता है। कौन? बख्तियार खिलजी जाता है। और बिहार में ये बख्तियार खिलजी ये किसका सेनापति है? तो ये बख्तियार खिलजी जो है ना ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ये जाता है बिहार में। और बिहार में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस 2 विद्यालय बने हुए थे। एक विद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये कहां पर बना हुआ था दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में बना हुआ था।
और बिहार में ये गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे। ये बनवाया किसने था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में एक गुप्त वंश के शासक, कौन से? गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने ये नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। वो भी कब? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। और एक विद्यालय और बना हुआ था यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बना हुआ था यहाँ पर। कहां पर? ये दोस्तों बिहार में बना हुआ था विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कौन करता है दोस्तों? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक, पाल वंश के एक शासक हुआ करते थे। पाल वंश के एक शासक हुआ करते थे धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने ये विद्यालय बनवाया था। ये बनवाया था 8वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये उस टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ करते थे। उस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विद्यालय थे बिहार के अपितु कहूँ पूरे इंडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय थे दोस्तों। जब ये विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण थे, 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था दोस्तों, ये जाता है बिहार में, और बिहार में जाता है कि क्या करता है? इन दोनों विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। किन को? एक तो इस वाले विद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को, और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को, दोनों को ये ध्वस्त कर देता है, तोड़फोड़ कर देता है, और वहां से कुछ लेख भी चुरा के ये लाया था। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि वहां से कुछ लेख भी चुरा लाया था, और दोनों विद्यालय को इसने क्या कर दिया था दोस्तों? तहस नहस कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। यहां तक सभी को समझ में आया हो तो एक बार थम कर दो, है ना? थम कर दो यहाँ तक अगर सभी को समझ में आया हो तो। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों होता क्या है इधर मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? 1205 व 1206 ईस्वी में, कब? 1205 व 1206 ईस्वी में, 1205 व 1206 ईस्वी में दोस्तों होता क्या? सिंध वाले क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है। कहां पर विद्रोह हो जाता है? तो सिंध वाले क्षेत्र पर। सिंध वाले क्षेत्र पर क्या हो जाता है दोस्तों? विद्रोह हो जाता है। तो सिंध वाले क्षेत्र पर प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? तो सिंध वाले क्षेत्र पर यहां पर विद्रोह हो जाता है। और मैं चलिए यहां पर 1205 और 1206 ईस्वी में सिंध वाले क्षेत्र पर विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्रोह। मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो मोहम्मद गोरी है, ये जो मोहम्मद गोरी, इसके 3 गुलाम हुआ करते। कितने? 3 गुलाम थे इसके, मोहम्मद गोरी के। तीनों के नाम बताता हूं मैं कौन कौन से थे। तो दोस्तों पहला गुलाम इसका जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक पहला गुलाम था। 3 गुलाम हुआ करते थे। और दूसरा जो गुलाम था इसका नासिरुद्दीन कोबाचा था। दूसरा गुलाम कौन था? तो दूसरा गुलाम नासिरुद्दीन कोबाचा था। और जो इसका तीसरा गुलाम हुआ करता था, तो तीसरा गुलाम जो था ताजुद्दीन। तीसरा गुलाम जो था इसका वो था ताजुद्दीन यादोज। इसके जो 3 गुलाम हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुलाम इसके किसके हुआ करते थे? तो 3 गुलाम इसके मोहम्मद गोरी के हुआ करते थे। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका भी गुलाम हुआ करता था, और नासिरुद्दीन ऐबक कोबाचा इसका गुलाम हुआ करता था। लेकिन जब इसने
94 ईस्वी में ये युद्ध जीतने के बाद में ये अपने देश चला गया था वापस, और यहाँ पर अपने लोगों को छोड़ गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था? ये भारत का कामकाज देखता था। किसका? भारत का कामकाज देखता था। भारत का कामकाज कौन देखता था? तो वो देखता था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आया यहाँ तक? और नासिरुद्दीन जो कुबाचा है, नासिरुद्दीन कुबाचा ये क्या करता था दोस्तों? ये सिंध वाले क्षेत्र का काम देखता था। सिंध वाले क्षेत्र का जो काम था, सिंध वाले एरिया का, यहाँ का कामकाज देखता था। यहाँ पर ये छोड़ करके गया था मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसने विस्तार थोड़ा बड़ा कर लिया था इस वजह से। और जो ताजुद्दीन अंदोज है, ये गजनी का क्या करता था दोस्तों? गजनी का काम देखता था। गजनी का प्रदेश को संभाल कर रखा था। गजनी का काम देखता था। काम देखता था कहाँ का? ताजुद्दीन अंदोज जो है ना, गजनी प्रदेश का, यहाँ का जो कामकाज था वो देखता था, संभालता था। मेरे बच्चों, होता क्या है अब सिंध वाले क्षेत्र में कौन बैठा है? नासिरुद्दीन कुबाचा। लेकिन होता क्या? 1205 व 1206 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा यानी कि सिंध वाले क्षेत्र पर पे क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। कहां हो जाता है? सिंध वाले क्षेत्र पर विद्रोह हो जाता है। और यहाँ का कामकाज कौन देख रहा है? तो वो देख रहा है नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा देख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। और ये बात पता चलती है किसको? मोहम्मद गोरी को। और इसने एक अपना व्यक्ति भेजता है 1205 व 1206 ईस्वी में। किसको? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी को इसने भेजा सिंध वाले क्षेत्र पर इसने भेजा। और यहाँ का जो विद्रोह हो रहा था उसको ये शांतिपूर्ण तरीके से दबा देता है। शांतिपूर्ण तरीके से उसको क्या कर देता है? ये दबा देता है, यानी कि उस विद्रोह को ये बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप दे देता है, उसको एकदम शांत करवा देता है और विद्रोह खत्म हो जाता है। यहां तक सभी को समझ में आया हो तो मुझे एक बार थम करके बता दो कि भाई हमें यहां तक सभी को समझ में आ गया। ठीक है ना भाई? साथ में ये भी आया था, लेकिन क्या है, इसने भेजा था। कोई भी व्यक्ति हो एकदम राजा नहीं जाता, पहले उसके सेनापति जाते हैं। ठीक है ना? तो इसी वजह से उसने बख्तियार खिलजी को भेजा सिंध वाली क्षेत्र पर। उसने क्या किया? शांतिपूर्वक तरीके से उसको दबा दिया। अब दोस्तों होता क्या है, मोहम्मद गोरी की यहीं से बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी जो है ना, ये यहाँ से वापस जा ही नहीं पाया। कहाँ नहीं जा पाया यहाँ से वापस? तो यहाँ से वापस ये अपने देश जा ही नहीं पाया। और यहीं पर इसकी 1205 व 1206 ईस्वी में खोकर जनजाति द्वारा, कौन सी? खोकर जनजाति द्वारा दयामक नामक स्थान पर, कौन सी? दयामक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? तो दोस्तों खोकर जनजाति द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु कर दी जाती है। ऐसा एक परिमाण मिलता है। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या होता है। ऐसा बताया जाता है कि 1205 व 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की किसके? खोकर जनजाति द्वारा दयामक नामक स्थान पर हत्या कर दी जाती है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे की कथा देखते हैं, आगे की कहानी समझते हैं और पता करते हैं कैसा रहा कैसा नहीं हुआ, ये बात सही है या गलत है, अपन को लेकर याद रखने से मतलब है। ठीक है? बंगाल में एक राजा बैठे हुए थे। बंगाल में, कहां पर? बंगाल में एक राजा थे लक्ष्मण सेन। कौन थे दोस्तों? लक्ष्मण सेन एक राजा हुआ करते थे बंगाल में। लक्ष्मण सेन जो है ना, ये सेन वंश के थे, इसलिए इन्हें लक्ष्मण सेन बोला जाता था। बंगाल के एक राजा थे लक्ष्मण सेन। इनके यहाँ एक कवि हुआ करते थे, एक दरबारी हुआ करते थे जिनका नाम था जयदेव। इनके यहाँ कौन थे? एक दरबारी थे। दरबारी का नाम था जयदेव। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी, गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो वो लिखी है जयदेव ने। किसके यहाँ रहते थे? लक्ष्मण सेन के यहाँ रहते थे, और इन्होंने ये गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है। आगे देखो सिराज। क्या दोस्तों? तो मिन्हाज और सिराज ने एक पुस्तक लिखी है बहुत ही फेमस।
मिन्हाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी है तबाकत ए नासरी। कौन सी? तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नामक नासरी पुस्तक लिखी, एक तबाकत नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। तो इस पुस्तक में यह बताया गया है कि इन्होंने बताया है कि मोहम्मद गोरी ने जब 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में ये युद्ध हार जाते हैं और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान का उसी युद्ध में पकड़ा और उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। किसने? मोहम्मद गोरी ने। एक किसने बताया? तो ये बताया मिन्हाज उस सिराज ने। कौन सी पुस्तक में? तबाकत ए नासरी नामक पुस्तक में। यहां तक सभी को समझ में आया? अब हम बैठते हैं ना, आगे फिर समझते हैं। हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी। हसन निजामी एक कवि हुआ करते थे उस टाइम पे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी ही कवि हुआ करते थे, हसन नवाजी। हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ताज उल मासरी। ताज उल मासरी नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने? हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी है ताज उल मासरी। तो हसन निजामी जो है ना, ये भी एक दरबारी कवि हुआ करते थे चौहान के दरबार में, और इन्होंने ये बताया है कि 1192 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, और वो एक गुलामी स्वीकार कर लेते हैं मोहम्मद गोरी की। पृथ्वीराज चौहान को वहां पर क्या करते हैं, और अजमेर में शासन करते हैं मोहम्मद गोरी के अधीन। कहां पर दोस्तों? इन्होंने बताया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। किसने बताया? ये हसन निजामी ने बताया। कौन सी पुस्तक में? ताज उल मासरी में। तो क्या बताया कि अजमेर में दोस्तों, अजमेर में इन्हें क्या किया? शासन करते हैं। अजमेर में शासन करते हैं किसके अधीन? तो ये मोहम्मद गोरी के अधीन रह करके अजमेर में शासन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या, जब ये शासन करते तो यहीं से ये रणनीति बनाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मारने के लिए। मोहम्मद गोरी को मारने के लिए एक रणनीति बनाते हैं, और वो रणनीति पता चल जाती है किसको? ये रणनीति पता चल जाती है मोहम्मद गोरी को कि भाई यहाँ पर जो बैठे चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ना, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं मुझे मारने के लिए अजमेर में। तो इस बात का पता चलता है किसको? मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी आता है और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ता है और यहाँ पर मार देता है। कहां पर दोस्तों? अजमेर में। समझ गए ना? यहाँ तक अजमेर में मार देते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि और हुआ करते थे, उनके खास मित्र भी हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के, और उनके मंत्री भी हुआ करते थे, जिनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के बारे में कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है चंद्रबरदाई के बारे में, अपन बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मंत्री हुआ करते थे, और इनके एक बहुत ही खास मित्र भी हुआ करते थे, एक दरबारी कवि हुआ करते थे चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी, और ये हिंदी का बहुत बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। ध्यान रखना इस बात का। पृथ्वीराज चौहान का इसमें वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में, और ये भी बताया गया है इस पुस्तक में कि इन्हें रायपथारा की उपाधि भी दी गई थी। इन्हें रायपथारा के नाम से भी जाना जाता था, रायपिथौरा। इसी पुस्तक में वर्णन मिलता है कि रायपिथौरा के नाम से किसे जाना जाता था? तो वो पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब इस पुस्तक को देखा गया पृथ्वीराज रासो को, तो इन्होंने बताया चंद्रबरदाई ने कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के मध्य में जब वॉर चल रहा था, उस युद्ध में क्या होता है? उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं, और उस युद्ध को हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ते हैं और ले जाता है मोहम्मद गोरी अपने साथ में। कहां? अफगानिस्तान अपने साथ में, गौर प्रदेश ले जाता है अपने साथ में पृथ्वीराज चौहान, और वहां पर इसे कैद बना करके रख लिया जाता है। जेल में डाल देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और जब भी कोई सभा लगती है, कुछ भी होता है, तो
उसमें जब मोहम्मद गोरी की कुछ चर्चाएं होती हैं तो वो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही जोर जोर से देख करके हंसते हैं और कहते हैं, अरे तुम कैसे नीच व्यक्ति हो और तुम्हें को अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए, ये वो ऐसी वैसी बातें थोड़ी होती हैं। तो इस बात को सहन नहीं कर पाता है मोहम्मद गोरी और सहन न करने के कारण पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देता है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों आंखें निकाल लेता, आंखें फोड़ देता है। और ये आंखें किसने निकाली दोस्तों? मोहम्मद गोरी ने आंखें जो है ना फोड़ दी। गरम लोहे का सरिया लिया और उसको उनकी आंखों में डाल दिया। सोचिए उस टाइम पे जब गरम लोहे का सरिया जिसकी किसी व्यक्ति जीवित व्यक्ति की आंखों में जब जाता है तो कितना ही दर्द पीड़ित नाक रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आंखें फोड़ दी गई और मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान उस चीज को सहन तो कर गए लेकिन उन्हें दिखाई तो नहीं दिया है। बाद में पृथ्वी और साथ में इनके चंद्र बरदाई भी हुआ करते थे उनके। और एक बार होता क्या है, जब ये हंसते हैं, देखते हैं, उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं मोहम्मद गोरी की और उसे गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जेल के अंदर में उसने एक भूखा शेर छोड़ दिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। जहां पृथ्वीराज चौहान को कैद बना करके रखा गया था उसी जेल में उसने एक भूखा शेर छोड़ दिया। और देखने वाली बात यह थी कि भाई जब भूखा शेर छोड़ दिया गया तो कोई इंसान बचना बड़ी मुश्किल पड़ती है, लेकिन उस भूखे हुए शेर को पृथ्वीराज चौहान की आंखें ना होते हुए भी, क्योंकि वो सप्त वेद बाण चलाना जानते थे, उन्हें सारी चीजों का आइडिया था। तो दोस्तों जैसे ही उसने झपेटा मारा और उसने पृथ्वीराज चौहान ने उस शेर की जबड़ा फाड़ दिया था, शेर को फाड़ दिया था। ये देख करके भाई मोहम्मद गोरी बहुत ही हैरान हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। बोले, ऐसे वीर भारत में जन्म लेते हैं जिसकी आंखें नहीं है, जेल में बंद है, भूखा शेर जिसके सामने डाल दिया, उसे चीड़ फाड़ कर दिया। तो ये बात देख करके वो बहुत हैरान हो जाता और कहता है कि भाई अब हम इस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए घातक बन सकता है। जब वो शेर को मार सकता है तो हम किसमें हैं, हमको भी वो मार सकता है। ये बात जान करके एक दिन उसने फांसी का ऐलान किया कि अब पृथ्वीराज चौहान को जो है ना मारेंगे। जिस दिन ऐलान किया गया उस दिन उनको दरबार में पेश किया गया। बताइए पृथ्वीराज चौहान, तुम्हारी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा बताओ। साथ में चंद्र बरदाई भी थे। चंद्र बरदाई जी ने बोला कि सुल्तान, आप इनको फांसी की सजा तो दे रहे हैं लेकिन इनकी एक अंतिम इच्छा है, ये बहुत ही एक चीज में माहिर है। वो अगर आपने कला इनकी नहीं देखी तो आपने जीवन में कुछ नहीं देखा है। ये शेर फेर मारना तो इनके लिए आम बात है, लेकिन वो कला अगर आप देख लोगे तो आप भी कहोगे बाबा। बोले अच्छा, ऐसी कौन सी कला है? बोले ऐसी वो कला है ये कि ये जो है ना सप्त पर बाण भेद सकते हैं। बोले सप्त पर बाण भेद सकते हैं, ये क्या था? तो हंसने लगे दरबार में। बोले जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो कैसे सटीक निशाना लगा सकता है? तो यही बात बोले, आप अगर इस बात पर यकीन नहीं करते हो तो बोले एक बार धनुष और बाण दीजिए और हमारे महाराज का कमाल देखिए। मोहम्मद गोरी को लगा ये तो शायद एक मजाक कर रहा होगा। जब मोहम्मद गोरी ने कहा चलो ठीक है, तुमको ये अंतिम इच्छा है तुम्हारी, तुमको मरना वैसे भी है, चलिए हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देते हैं। घंटी टांगी गई, घंटी टांगी गई और घंटी को बजाया गया, घंटी को बजाया गया भाई। और कहा भाई बाण अपना जो है ना सटीक निशाना लगाइए घंटी पर और बताइए अपनी इस कला का जुहार दिखाइए। जैसे ही उन्होंने पहला बाण चलाया तो घंटी टूट करके नीचे गिर गई और उसकी मुंह से बा बा की आवाज निकली, बा धन्य धन्य पृथ्वीराज चौहान। तो यहीं पर जब ऐसी आवाज निकली मोहम्मद गोरी के मुंह से और तब चंद्र बरदाई जी ने बोला है, मोहम्मद गोरी को एक दोहा बोला है और बोला है कि भाई 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अष्टोल अंग प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इशारा दिया कि भाई 4 बांस 24 गज, 24 गज की दूरी पे 4 बांस गड़े हैं, उसके ऊपर उसका सिंहासन है और ताकि ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूक चौहान, अब तो तेरा अंतिम समय है, तू मर तो रहा है, इसको भी लेकर के डूब जा। जैसे उन्होंने वो तीर दोबारा से ताना और घंटी पर ना लगा करके उसकी सीधी आवाज पर देखा तो सीधा कंठ में जाकर के वो तीर लगा, वो
मोहम्मद गोरी वहीं पर ढेर हो गया और उनको पता था कि अब हम बचने वाले तो है नहीं, तो कटार निकालता है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के पेट में भोंक देता है और खुद के पेट में भी भोंक लेते हैं। दोनों की कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों एक प्रमाण ये भी मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है ना मोहम्मद गोरी को ही मारा था, लेकिन एक प्रमाण ये मिलता कि बताया जाता कि उनको युद्ध भूमि में ही मार दिया गया था, और एक प्रमाण ये भी मिलता है कि उनको जो है ना अजमेर में शासन करने के लिए छोड़ दिया गया था और वो षड्यंत्र करने लगे थे वहां पर जाकर के, तब मोहम्मद गोरी ने मारा था। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना सही है, ये किताबें ही बता सकती हैं, अपन को तो बस पढ़ने से मतलब है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा जब ये सारी घटना हो गई तो मोहम्मद गोरी ने भारत में कुछ सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्के चलाए थे जिसमें देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है उन सिक्कों पर। कुछ ऐसे सिक्के चलाए थे मोहम्मद गोरी ने, कुछ ऐसे भी सिक्के चलाए थे, इसने कुछ ऐसे सिक्के भी चलाए थे मोहम्मद गोरी ने जिस पर एक तरफ तो चौहान का नाम मिलता है, पृथ्वीराज चौहान का, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम मिलता है। मतलब कुछ ऐसे सिक्के चलाए थे जिस पर पृथ्वीराज चौहान का चित्र बना हुआ था एक साइड, और दूसरी साइड जो है ना मोहम्मद गोरी का चित्र बना हुआ था। तो दोस्तों ये थी अपनी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की पूरी कहानी, और ये अपना चैप्टर जो है ना आज समाप्त हो चुका है। अब आगे जो अपना कल का जो चैप्टर रहेगा वो दिल्ली सल्तनत रहेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।